गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र में पार्ट 1 पालमपुर गांव की कहानी का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार से पालमपुर गांव एक विकसित विकासशील गांव है। वहां पर सभी सुख सुविधाओं का सामान मौजूद है। इसके बाद हमने देखा कि वहां पर रायगंज और शाहपुर को यहाँ की सड़क जोड़ती है। यहाँ पर 400 परिवार रहते हैं जो अलग अलग जाति से बिलोंग है, मतलब अलग अलग जाति से संबंधित है और सभी मिलकर ज़्यादातर खेती का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेयरी फार्म और लघु निर्माण और अलग अलग तरह के व्यवसाय भी लोग करते हैं। दुकान वगैरह व्यापार सभी तरह के व्यवसाय करते हैं। यहाँ पर पर्याप्त बिजली भी उपलब्ध है। इसके बाद हमने पढ़ा था उत्पादन का संगठन। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। अब वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वे 4 चीज़ें कौन कौन सी बताई थी मैंने? एक तो पहली बताई थी भूमि, दूसरी श्रम, तीसरी पूंजी और चौथी क्या थी? रिस्क थी जो हमें लेना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले भूमि आती है। पहली आवश्यकता भूमि की पड़ती है जब हम किसी उत्पादन का और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना हम प्रारंभ करते हैं। उसके बाद हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और श्रम की। तो श्रम पहले दूसरे नंबर पे क्या आता है? श्रम आता है। श्रम यानी व्यक्तियों द्वारा या हम किसी मशीनों द्वारा जब कोई कार्य लेते हैं तो वो श्रम के अंतर्गत आता है। इसके बाद पूंजी की आवश्यकता होती है। जब हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमें पूंजी लगाना होती है और रिस्क लेना होता है कि कोई व्यवसाय जब हमने शुरू किया है, जो उत्पादन कार्य हम कर रहे हैं वो ठीक तरह से चलेगा या नहीं, उसमें हमें कितनी सफलता मिलेगी या नहीं। औजार, मशीन, भवन, औजारों और मशीनों के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। चाहे वो हल्की मशीन हो, हाथों द्वारा की काम करती हो या इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, ये सब किसके अंतर्गत आती है? औजार, भवन, मशीनों के अंतर्गत आती है। ये सब स्थायी पूंजी होती है। औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक हम उसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको स्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी। बुनकर के लिए क्या जरूरी होता है? कच्चे माल में सूत, जिससे वो कपड़ा तैयार करता है। ठीक उसी प्रकार से कुम्हार के लिए क्या जरूरी है? मिट्टी, जिससे वो बर्तन तैयार करेगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है? कच्चे माल के अंतर्गत आता है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। बिना पैसों के कार्य हो ही नहीं सकता। तो कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ये कार्य में आती है और इससे कार्य किया जाता है, इसलिए इसको कौन सी पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है। पहले हमने पूंजी क्या? भौतिक पूंजी। सबसे पहला भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी के अंतर्गत अपेक्षित कई तरह के आगत आते हैं। तो पहला स्थायी पूंजी और दूसरा कार्यशील पूंजी। एक चौथी भी आवश्यकता होती है जो किसके नाम से जानी जाती है? मानव पूंजी। आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञान की भी यानी नॉलेज की, जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उस विषय की जानकारी होना भी अति आवश्यक है। और साथ साथ उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत। तो आजकल इसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? मानव पूंजी के अंतर्गत। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय और अधिक अध्ययन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर चित्र में जो कारखाने का चित्र दिया है उसमें एक श्रमिक है जो मशीन के द्वारा क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ये दिया है पेज नंबर 2 पर। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। श्रम, पूंजी, भूमि, इन सबको इकट्ठा करके जब उत्पादन कार्य किया जाता है, इनको संगठित करके, तो उसे कहा जाता है उत्पादन का कारक।
उत्पादन का कारक किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित और करके संगठित होता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे भूमि स्थिर है। पालमपुर की जो खेती है, मतलब अधिकतर कार्य यहाँ पर खेती का किया जाता है। तो खेती में सबसे पहला आता है भूमि, जिस पर हम फसल उगाते हैं। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? खेती पर। और कितने परसेंट? 75 यानी 75% लोग खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक तो हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इनका सबका हित किसमें, किसकी भलाई किससे जुड़ी है? खेतों से। लेकिन कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। वो क्या है? कि खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। जो भी हम यहाँ पर भूमि क्षेत्र जो है वो कैसा होता है? स्थिर होता है। पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। जैसा चल रहा है वैसे ही चला आ रहा है 1960 से लेकर। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। जो भी बंजर भूमि थी उसको किसमें बदल दिया गया था? कृषि योग्य भूमि में। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या उसी भूमि के अधिक पैदावार करने का कोई तरीका? अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जो भूमि है उसमें और अधिक पैदावार कैसे की जा सकती है, इसका कोई तरीका है या नहीं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। कैसा लगता है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की तरह। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। ज़्यादातर खेती के लिए यहाँ की भूमि का उपयोग किया जाता है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ की फसल में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। यहाँ पर खरीफ की फसल में क्या उगाया जाता है? ज्वार और बाजरा। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साथ साथ इसको पशुओं के चारे में प्रयोग भी लाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। क्या करते हैं? उसमें से जो अनाज पैदा होता है तो उसके चारे को तो पशुओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसमें से जो अनाज है, कुछ अनाज किसान अपने परिवार के लिए रखते हैं और बाकी अनाज क्या करते हैं? रायगंज में जाकर मंडी में बेच आते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है। एक ही भाग में क्या होती है? गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। एक बार खेती की जाती है और एक ही बार इसमें वर्ष में कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। फिर कच्चे रूप में गन्ने को कहाँ ले जाकर बेचा जाता है? शाहपुर के मंडी में। और किसके रूप में? या तो कच्चे रूप में यानी गन्ने को बेचा जाता है, या फिर उसका गुड़ बना के उसे वहाँ के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें उगाता है, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, इसलिए इसका मुख्य प्रभाव यहाँ की सिंचाई की पद्धति पर भी पड़ा और सिंचाई की पद्धति पूरी तरह से बदल गई। इसलिए यहाँ पर जो किसान है वो 3 अलग अलग तरह की फसलें उगाता है एक वर्ष में। उसका मुख्य प्रभाव पड़ा और साथ में किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई भी किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र से सिंचाई की जा सकती है, तो उन्होंने फिर नलकूप का सरकार द्वारा नलकूप लगवाए और उससे आसानी से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? सिंचाई करना शुरू कर दिया। और 1970 के दशक के मध्य 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी और एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की बहुविधित प्रणाली भी फसल प्रणाली के अंतर्गत आती है। इसे बहुविध प्रणाली, फसल प्रणाली कहा जाता है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाना। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली भी है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, जैसा कि चित्र
पेज नंबर 3 पर यहाँ दिया है विभिन्न फसलों में, इसमें गेहूँ, बाजरा, गन्ना और आलू। तीसरी फसल के रूप में क्या उगाया जाता है? आलू। बाकी जो खरीफ की फसल है उसमें क्या उगाते हैं? गेहूँ, बाजरा, इसके अलावा गन्ना। तो इस प्रकार से आपको इस पाठ को पढ़ना है और समझना है। आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।